जुड़ी हुई हैं। अंशिता, आपका स्वागत करता हूं, आपके पास आता हूं, लेकिन एक छोटा कमेंट मिल्कपुर को लेकर ओम प्रकाश जी के पास आता हूं और फिर सीधे दिल्ली के सूरत हाल की तरफ भी बढ़ेंगे। क्या कुछ दिल्ली में है, और हमारे तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं और भी साथी जुड़ेंगे। ओम प्रकाश जी, मिल्कीपुर क्या चल रहा है? जो बात कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी उधर लखनऊ से, क्या सब कुछ वैसा ही चल रहा था? जा रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। मिल्कीपुर रविकांत जी ने जो कहा कि लोकतंत्र जो है मर चुका है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। थोड़ा संवैधानिक संस्थाएं मर चुकी हैं, लेकिन लोकतंत्र जिंदा है, इसको आज मिल्कीपुर ने साबित किया। तमाम उत्पीड़न, तमाम प्रशासनिक कार्रवाइयों के बावजूद जमकर वोट बरसे हैं और लगभग अभी जो फाइनल आंकड़ा आएगा, अभी जो 5 बजे तक का आंकड़ा था वो 66% के करीब था, तो निश्चित तौर से 1-2% बढ़ेगा। तो पिछली बार की तुलना में लगभग 10% ज्यादा वोट पड़ा है, जिसमें हम लोगों का जो आकलन है उसमें यह माना जा रहा है कि जो पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से और तमाम तिकड़म करके जो वोट पड़े हैं वो 5% होगा, लेकिन उस 5% के खिलाफ जनता भी 5% से ज्यादा निकल करके उसने मतदान किया है। तो अभी तो बहुत ही कुछ यहाँ पर होना बाकी है। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वोटर वर्सेस प्रशासन हो गया है। एकदम निश्चित तौर से जो है भारतीय जनता पार्टी की बात जहां तक है वो आप इससे समझ सकते हैं मिल्कीपुर के चरित्र को, कि पिछले 4 महीने से 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, 100 से ज्यादा एमएलए, विधायक, उत्तर नेताओं की कोई बातें ना कीजिए आप, जो है ये लोग डटे हुए थे। और उसके बावजूद भी, आज मतदान हो जाने के बावजूद भी, और तमाम आयोग ने जो अपना स्तर दिखाया है जैसे और जगह रहता है, उससे भी ज्यादा बुरा हाल यहाँ था। तमाम थानाध्यक्ष जो है, जिसको समाजवादी पार्टी ने जो है अपने ट्विटर हैंडल पे और उससे शिकायत भी की है निर्वाचन आयोग को, उनके ऑडियो और वीडियो जो है रिलीज हुए हैं। मतदाताओं को माँ बहन की गालियां देते हुए जो है धमकाया गया है कि आप निकलिए ना, आप ये ना करिए। ये सारी चीजें हुई हैं बुरी तरीके से, यहाँ तक कि जो लोग मौके पर बूथ एजेंट बनने जा रहे थे, पोलिंग एजेंट बनने जा रहे थे, उनको भी जो है रेड कार्ड इशू किया जाता था। और एक पहली ही तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी थी, जिसको आप सीधे सीधे कह सकते हैं बेईमानी की। 3 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ एजेंटों के माध्यम से, जो उनका बूथ लेवल है, उसमें एक ऐप बनाया था कि आप ये बताइए कि 5 जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता, और जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी हैं उनका नाम, मोबाइल, पता जो है आप भर के दीजिए जी। 441 बूथ है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र। अब आप सोच लीजिए, 5 के हिसाब से लगभग 2500 ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा था प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि जिन पर हमें निगाह रखनी है, उनको जो है इस चुनाव में भाग लेने नहीं देना है। और तमाम प्रकार की अड़चने पैदा की गई हैं। इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी ने पूरे चुनाव के दौरान, जब से सुबह वोटिंग शुरू हुई और जब तक बंद हुई है, लगभग 200 शिकायतें समाजवादी पार्टी ने विद एविडेंस आप कह सकते हैं जारी किया है। लेकिन मजेदार है चुनाव, और जनता ने इस प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ निकल करके वोट दिया है, परिणाम चाहे जो हो। तो ये स्थिति रही है। बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, और भी बहुत कुछ वहां से आपसे समझने की कोशिश करेंगे हम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये बता रहे हैं कि एक तरफ प्रशासन का जोर था, और वो ये कि किसी भी ढंग से वहां मिल्कीपुर सीट बीजेपी जीते, और दूसरी तरफ वहां की जनता है जो निकल के वोट डाल रही है। तो कौन जीतता है? वहां की जनता जीतती है, प्रशासन जीतता है? हालांकि ये अनुमान के तहत है, हमारे पास कोई पुष्ट खबर नहीं है। जो हमारे साथी वहां पर ओम प्रकाश जी वहां मौजूद हैं और उन्होंने जो कुछ देखा है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिल्कीपुर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, और खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए, बीजेपी के लिए और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ समझेंगे आने वाले समय में। इस चर्चा में आप बने रहिए। चर्चा के साथ साथ बहुत जल्द, चूंकि अभी वोटिंग खत्म हुई है, एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे और आप तक हम एग्जिट पोल पहुंचाएंगे कि आखिर दिल्ली में किसकी बनने जा रही है सरकार। एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए आप इंतजार कीजिए 8 तारीख को सुबह 6 बजे से हम लगातार आप तक रहेंगे और आपको बताएंगे कि सरकार किसकी बनने जा रही है, कौन बनाने जा रहा है दिल्ली में अपनी सरकार, यानी किस पार्टी की बनेगी सरकार दिल्ली में। लेकिन आज एग्जिट पोल के जरिए भी आप थोड़ा एक पिक्चर आपके सामने हम देने की कोशिश जरूर करेंगे। अंशिता हमारे साथ बनी हुई है। अंशिता, आपके पास आना चाहता हूं। आप एक तो ये बताइए कि किस एरिया में आप गई थी, और ओवरऑल दिल्ली से क्या खबरें आ रही हैं, और दिल्ली में
महिलाओं का क्या रोल दिखाई दे रहा है? 2100-2500 रुपए बांटने का जो ऐलान किया गया पार्टियों के जरिए, उसका कोई असर है क्या महिलाओं के ऊपर? महिलाएं, लड़कियां और साथ में युवाओं की बात आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वो भी बता रही थी। आपने भी बातचीत की होगी, कुछ पॉश एरिया में भी आप गई थी, क्या है वहां का सूरत हाल? जी बिल्कुल राजीव जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं न्यू दिल्ली ज़िला है जो उसकी कई सीट्स पर हम लोग पहुँचे थे और हमारी टीम जो पहुँची थी, और मैंने ग्रेटर कैलाश और तमाम जो सीट्स हैं, जो पॉश एरिया है उसमें मैं पहुंची, जहां पर महिलाओं का सबसे पहले आपने जो सवाल किया उसका जवाब देना चाहूँगी कि महिलाएं जो भागीदारी काफ़ी अच्छी संख्या में मुझे महिलाएं हर स्टेशन पर दिखाई दी। जो पोलिंग स्टेशन थे वहां पर महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिखाई दी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि 2100-2500 में से वो 2100 वाले के लिए गई या 2500 वाले के लिए गई, ये तो खैर नतीजे बताएंगे। लेकिन इसका एक तीसरा वजह ये भी हो सकती है कि शायद 2100 और 2500 की बजाय तीसरी ये हो कि जो दिक्कतें महसूस हो रही हैं महिलाओं को, शायद उसके लिए वो बदलाव चाहती हो, या जो उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं चाहती हैं वो कि वो सुविधाएं उन्हें मिलती रहें। ये तो खैर अब 8 तारीख को ही जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल महिलाओं की भागीदारी लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ती रही है। अगर हम पिछले चुनाव जो हुए हैं अभी, तो हर चुनाव में ये देखा गया है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उसी तरह से राजीव जी, दिल्ली में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब मैं बात करूं ग्रेटर कैलाश सीट जहां पर मैं पहुंची थी, सौरभ भारद्वाज जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, चौथी बार वो चुनावी मैदान में है, 3 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी का भी मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन वो सौरभ भारद्वाज से हारती रही हैं। तो ऐसे में काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। और क्योंकि ग्रेटर कैलाश एक बहुत ही पॉश इलाका है, तो वहां पर जो जमीनी हकीकत जो समझ में आई, वहां पर जाकर हमने लोगों से जब बात की तो ये निकल कर आया कि वहां के लोगों की दिक्कतें ये नहीं है कि फ्री बिजली और फ्री पानी या 2100 रुपए या 2500 रुपए। वहां के जो लोग हैं वहां पर सफाई का मुद्दा ज्यादा देखने को मिला। लोगों को गंदगी से दिक्कत है, सुरक्षा व्यवस्था की बातें हुई, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं। मतलब इन मुद्दों पर वहां के लोग वोट करने पहुंचे थे और इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों में नाराजगी भी थी। कई महिलाओं ने मुखर होकर, क्योंकि हम यहाँ महिलाओं की बात ज्यादा कर रहे हैं, तो महिलाओं ने मुखर होकर आगे आकर हम लोगों से बात की, अपनी परेशानियां बताई और कहीं ना कहीं ये बताया कि वो अब बदलाव चाहते हैं। अब वो बदलाव किस लहजे में कह रहे हैं, वो विकास के लिए कह रहे हैं, किसी तीसरे को चांस देंगे, बीजेपी को देंगे, ये सारी चीजें अभी खुलकर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, बहुत मिली जुली सी प्रतिक्रिया रही। लोग आम आदमी पार्टी सरकार से खुश भी हैं, कई नाराज भी हैं, कई बदलाव चाहते हैं, कई चाहते हैं कि बदलाव हो ना हो, लेकिन अब अगर रिपीटेशन होता है तो काम होना चाहिए। लेकिन लोगों ने अब नाराजगी अपनी जाहिर की। वहीं हम युवाओं से भी बात की तो युवाओं का वही मुद्दा है कि एजुकेशन सिस्टम या रोजगार का मुद्दा, मतलब बेरोजगारी आप जानते हैं कि कितनी चरम पर है, उसको लेकर यहाँ पर भी नाराजगी देखने को मिली। जब हम कई सीट्स पर पहुंचे, युवाओं ने बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम वोटर भी काफी संख्या में पहुंचे। हर पोलिंग स्टेशन पर, हर पोलिंग बूथ पर हमें कई ऐसे वोटर मिले जो फर्स्ट टाइम वोट करने आए थे। यानी युवाओं में भी काफी उत्साह है और वोट करके वो अपनी भागीदारी दर्ज कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो चाह रहे हैं कि बदलाव हो, वो आगे आकर वो अपनी बात रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात यही है कि महिलाएं अब पहुंची तो हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा उसका वही जवाब है मेरे पास कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि 2100 रुपए वाला दावा ज्यादा उनको समझ में आ रहा है, वादा जो किया गया, या 2500 वाला। लेकिन हाँ, बड़ी बात यही है कि भागीदारी काफी की युवाओं ने भी और महिलाओं ने भी। बिल्कुल, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी और चुनाव में वोट डालने के लिए ये आए और वोट डाल रहे हैं। लेकिन इनके क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, इन सब पर भी आपकी बात हुई और ये समझने की हमने कोशिश की कि आखिर ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। अंशिता, ज़रा ये भी बताइए कि जब आपने इन मुद्दों की बात की, बुजुर्गों से भी आपने बात की होगी, युवाओं से भी बात की होगी, बुजुर्गों का क्या कहना था, युवाओं का, और पॉश एरिया की आप बात बता रही हैं, ग्रेटर कैलाश की बात बता रही हैं। ग्रेटर कैलाश में जो सामान्य जो वहां की जो समस्याएं हैं उसका जिक्र भी आया होगा, क्या कुछ है वहां पे? सबसे बड़ा मुद्दा वहां
गंदगी और ग्रीनरी की बात ज्यादातर लोगों से, हर दूसरे इंसान से जो हमने बात की, वहां जो वोटर्स आए हुए थे वोट डालने के लिए, उनका ये कहना था कि गंदगी का मुद्दा बहुत बड़ा है, ग्रीनरी का मुद्दा बहुत बड़ा है। मतलब वो एक तरह से वही क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली टाइप उनका इस तरह का स्लोगन वो लोग कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा अभी राजीव जी जैसा कि उन लोगों के लिए फ्री बिजली और फ्री पानी वाला मुद्दा कहीं है ही नहीं। वहां जो महिलाएं वोट देने आई थी उनका यही है कि हम इतने पॉश इलाके में यहाँ पर रह रहे हैं। ग्रेटर कैलाश एक बहुत ही पॉश इलाका है, वीवीआईपी एरिया कहा जाता है। वहां पर गंदगी का मुद्दा बहुत ज्यादा है और यहाँ पर भी अगर सफाई नहीं है, यहाँ पर भी अगर गंदगी से जूझना पड़ रहा है, पानी की समस्या है, या फिर वहां जिस तरह की सड़कें हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, ये सड़कें नहीं अच्छे से बन रही हैं, तो अगर यहाँ पर ये हालात है तो आप समझ सकते हैं कि जो स्लम एरिया है दिल्ली के, या जो ऐसे एरिया है जहां पर ज्यादा काम नहीं हो रहा है, तो वहां की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब होगी। मतलब इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है। और ये नाराजगी महिलाओं में खासकर ज्यादा देखने को मिली। पुरुषों से भी हमने बात की, बुजुर्गों से भी हमने बात की। बुजुर्गों की राय, कई लोगों ने तो ये कहकर कि बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, इस पर जवाब देना मुश्किल है, यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा मुद्दे हैं उनके पास। मतलब एक मुद्दा नहीं है जिस पर वो बात कर सके, मुद्दों की एक अच्छी खासी सूची है उनके पास। तो इस तरह से कई लोग ये कहते हुए दिखे। और बुजुर्ग लोगों का अभी कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, वो कई लोग खुश भी हैं, कई लोगों को नाराजगी भी है। लेकिन खुलकर जिनसे हमने ये सवाल भी किया कि क्या आप बदलाव चाहते हैं, तो उन्होंने इस पर खुलकर ये नहीं कहा कि हम बदलाव चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि बदलाव हो या ना हो, लेकिन काम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज खुलकर नहीं आई है कि हम ये अनुमान लगा सकें कि इस बार किसकी सरकार बन रही है। लेकिन हाँ, बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया, और ये कहा जा सकता है कि बहुत ही फंसी हुई स्थिति दिखाई दे रही है। राजीव जी, जी बिल्कुल, आप कई जगह थी और आपको ये पूरी की पूरी आपकी जो प्रतिक्रिया है वो साफ समझ में आ रहा है कि ये चुनाव एक तरफ आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से गुजर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत कुछ किया है। जो आखिरी वक्त में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता मैदान में कूदे, उसका भी फर्क पड़ा होगा, और साथ साथ फर्क जो है वो बीजेपी की सरकार केंद्र में है उसका भी पड़ा होगा। तो बहुत कुछ है। इस आपके बयानों से, आपकी बातों से साफ समझ में आ रहा है, विश्लेषण से साफ समझ में आ रहा है कि एक मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की है। बहुत शुक्रिया अंशिता, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी, अभी आप सुन रहे थे अंशिता को, और क्या कहेंगे इनके जो, और खासकर पॉश एरिया में जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरा आप कैसे देखते हैं इसको? बात एकदम ठीक है कि दिल्ली का मतदाता इस बार खामोश है। आपको बहुत वोकल मतदाता नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का समर्थन में वोट दे रहा हो या बीजेपी के समर्थन में वोट दे रहा हो। तो एक बात बहुत साफ है कि दिल्ली में इस बार कोई लहर नहीं है, यानी कोई भी पार्टी 60 का आंकड़ा पार करने वाली स्थिति में नहीं होगी। नंबर क्या आएंगे हम देखेंगे। दूसरी बात कि दिल्ली में कई तरीके के कॉस्मोपॉलिटन शहर है दिल्ली, 1.5 करोड़ से ऊपर यहाँ के मतदाता है, और ये कॉस्मोपॉलिटन है। देश के हर क्षेत्र का व्यक्ति यहाँ पे रहता है, देश का नहीं दुनिया के हर क्षेत्र का व्यक्ति रहता है। यहाँ अफगानिस्तान के भी बहुत से लोग रहते हैं दिल्ली में, पूरा मोहल्ले हैं, कश्मीरी लोगों के मोहल्ले हैं, यहाँ पे जो अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं उनके मोहल्ले हैं। तो दिल्ली एक ग्लोबल सिटी है, लेकिन कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं दिल्ली में जिनका मतदान में प्रभाव होता है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, इनका रुझान एक तरीके से होता है। ऐसे ही जो मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट है पटपड़गंज, अब उसमें बहुत बड़ा तबका जो है वो उत्तराखंड के मतदाताओं का है। इसलिए आप देखिए कि वहाँ पे पार्टियां उत्तराखंड के लोगों को भी टिकट देती हैं, बीजेपी ने दिया है। वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के भी जो झाल लड़ रहे हैं, तो दिल्ली में बहुत तरीके के लोग रहते हैं। अब एक ऑटो रिक्शा कम्युनिटी है, ये इसका भी रुझान बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़ी वोकल समर्थक रही आम आदमी पार्टी की। तो इस तरीके से दिल्ली में एक मिडिल क्लास है, महिलाओं की जिक्र कर रही थी भी अंशिता जी, तो कई तरीके की कम्युनिटीज, और एक और बहुत बड़ी कम्युनिटी दिल्ली में है जो बाकी राज्यों में उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सरकारी कर्मचारी।
राज्य सरकार के भी और केंद्र सरकार के भी, बड़ी संख्या में दिल्ली में, लाखों की संख्या में। तो ये दिल्ली का जो डेमोग्राफी है वो बड़ी मिक्स है, और इसलिए, और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिस तरफ हम लोगों का ध्यान होना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर है। और जब फर्स्ट टाइम वोटर और जेन जी की बात हम लोग सोचते हैं तो हमको वो जीन्स टी शर्ट पहने हुए लड़के लड़कियां अंग्रेजी बोलने वाले दिमाग में आते हैं आमतौर पे। जी। ये जो जेन जी है ये झुग्गी में भी रहता है, ये बस्तियों में भी रहता है। और एक आंकड़ा मैं दे दूं केवल आपको, तो उससे आप अंदाज लगाइए कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अब जो फर्स्ट टाइम वोटर है 18 से 20, 21, 22 साल का, वो इन स्कूलों, सरकारी स्कूलों से निकल के मतदाता बना है, जहां पे आम आदमी पार्टी का बहुत काम रहा है। तो बहुत सारे दिल्ली में अलग अलग जो है वो डेमोग्राफीज हैं, और ये सब के वोट देने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो इसलिए दिल्ली में एक मुश्त कोई वाइट ब्रश से पेंट हम कर दें कि दिल्ली इस तरफ जा रही, नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली किस तरफ जा रही है ये अभी हम एक मुश्त नहीं कह सकते। हमारे साथ शकील अख्तर जी भी जुड़ गए हैं, इधर जयशंकर जी, ओम प्रकाश जी और प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, और न्यूज रूम से आराधना जुड़ गई है। आराधना के पास सीधे आना चाहता हूं। आराधना, आपका स्वागत है, और सीधा आपसे समझना चाहता हूं, दिल्ली में आज दिन भर आप रहीं, जरा आप बताइए कि दिल्ली के मतदाता, उनका मूड आप समझने, टटोलने की आपने कोशिश की होगी, क्या कुछ वहां के लोग कह रहे थे, किस एरिया में आप आज दिन भर ज्यादा रहीं वो भी बताइए। और मुझे जहां तक ख्याल है कि जंगपुरा से आपको जोड़ा था, और जंगपुरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए जंगपुरा की बात मैं कर रहा हूं, हालांकि और भी कई जगह आप थी, लेकिन जंगपुरा इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और यहां पर कहा जा रहा है कि फंसा हुआ मामला है। और सबसे बड़ी चीज कि यहां प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आई थी, लेकिन बूथों पे क्या था, क्या उसका असर दिखाई दिया है आराधना? जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आज पूरे दिन दिल्ली में चुनावी मैदान पर रही, और मैंने कई सारे बूथ देखे, ना सिर्फ जंगपुरा बल्कि कई सारे बूथों पर हम गए, और वहां पर हमने देखा लोगों का क्या मूड है, लोगों का क्या कहना है। कई जगह लोग बदलाव की तरफ देख रहे थे, तो कई जगह लोगों को वो वादे पसंद आ रहे थे जो राजनीतिक दलों ने किए हैं, और कई जगह पर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के समर्थक दिखे लोग, और कई जगह पर बीजेपी के समर्थक दिखे। युवाओं का भी अपना कई मुद्दे थे उनके, युवाओं के पास भी, और युवाओं ने अपने मुद्दों को उठाकर उनके हिसाब से वोट किया, और महिलाओं के पास उनके अपने मुद्दे थे। महिलाओं की भी बात करूंगी मैं राजीव जी, तो कई सारी महिलाएं हमें दिखी मैदान पर, बहुत सारी महिलाएं वोट करने के लिए उतरी थी बूथों पर। अगर हम इस चुनाव में देखें तो फिलहाल अभी कुछ आंकड़े जो सामने आए चुनाव आयोग की तरफ से, तो पिछले 4 दशकों में इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा महिलाएं भी चुनावी मैदान में हैं। तो अगर महिलाएं प्रतिनिधित्व के लिए मैदान में है तो जाहिर सी बात है मतदान करने के लिए महिलाएं उतनी ज्यादा ही उतरी, और उनकी प्रतिभागिता भी साफ जाहिर हुई। बीते कुछ वक्त से लगातार चुनावों में ये देखा ही जा रहा है कि महिलाएं किस तरह से अपना योगदान दे रही हैं। तो पूरे चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों का पूरा ध्यान भी महिलाओं पर फोकस्ड था कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं दी, सिलेंडर के दाम कम करने से लेकर महिला सम्मान योजना की बातें, ये सारा कुछ रहा इस चुनाव में, और मैदान पर भी इसका असर दिखा। महिलाएं निकली, युवाओं के लिए जो योजनाएं थी, युवाओं के लिए जो मुद्दे थे, उनका भी असर दिखाई दिया, युवा मैदान पर दिखाई दिए। बात जंगपुरा की करें अगर हम राजीव जी, जहाँ खासतौर पर सुबह भी मैं जंगपुरा से हम जुड़े थे, और लोगों को मैंने बताया कि किस तरह से जंगपुरा में लोगों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। जंगपुरा में कहीं ट्रैफिक का मुद्दा है, कहीं सीवर का मुद्दा है, कहीं अमीर वर्ग के लोग हैं तो अमीर वर्ग के लोगों के लिए साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया। वहीं गरीब तबके के लोगों के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा था। गरीब तबके के लोगों के लिए वो योजनाएं बहुत अहम थी जो कि केजरीवाल सरकार, पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने दी है उन्हें, और आगे भी जिन चीजों के वादे उन्होंने किए हैं कि सरकार बनने पर हम ये सुविधाएं मुफ्त करा देंगे, बिजली बिल से लेकर तमाम अन्य सुविधाओं पर अगर हम बात करें तो ये सारे काफी अहम रहे इस बार के चुनाव में, जंगपुरा से लेकर तमाम अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी।
अलग अलग मुद्दे, बिजली, पानी और जो मूल मुद्दे थे, पहले आप याद कीजिए, अभी आप जिक्र कर भी रही हैं, जो मूल मुद्दे थे उन मुद्दों के इर्द गिर्द भी लोग नजर आए क्या? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा तबका आम आदमी पार्टी के साथ पहले नजर आता था, चाहे वो ऑटो रिक्शा चालक हों, चाहे वो नॉर्मल रिक्शा चलाने वाले हों या टैक्सी चलाने वाले हों। फिर युवाओं में भी एक जोश 2020 के चुनाव में हम देखते थे। ये सब दिखा क्या आपको? अगर इस एरिया में आप थी तो उधर दिखा आपको? में नजर आया, आपने अपने हिस्से का जोश हर एक में नजर आया। आपने जिक्र किया ऑटो चालकों का, तो अभी चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत ऑटो चालकों से की। उन्होंने अपने उस दौर को याद करते हुए कि जब मैं चुनावी मैदान में उतरा था तो मैंने ऑटो रिक्शा से ही अपना पहला पोस्टर लगाया था और यहीं से शुरुआत की थी। और इस चुनाव में भी केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा चालकों को लेकर ही शुरुआत की और उनके लिए भी उन्होंने कई सारे वादे पेश किए हैं। ऑटो चालकों को भी सत्ता में आने के बाद उनके जीवन में बेहतरी लाने के वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं ऑटो चालकों के लिए, उसके बाद ऑटो चालकों में भी जोश दिखाई दिया। ऑटो चालकों में या फिर अगर हम बस ड्राइवर्स की भी बात करें, डीटीसी बसों के जो ड्राइवर्स हैं, जो मार्शल्स हैं, उनका मुद्दा भी इस बार चुनाव में गरमाया हुआ था। तो इन सब हर लेवल पर, हर कदम पर हमें दिखाई दिया लोगों के अंदर वो जोश। और अगर हम बात करें आरोप प्रत्यारोप की भी राजीव जी, तो पूरे चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का भी दौर आज दिखाई दिया, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए गए। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रही हूं, वहां पैसे बांटने के आरोप लगाए गए कि बीजेपी की तरफ से चुनाव मतदान के दिन भी पैसे बांटे जा रहे हैं। कोई नया आरोप नहीं है राजीव जी, हमने लगातार पूरे चुनाव के दौरान देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी प्रवेश वर्मा पर, खासकर कि वो महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं और लोगों में पैसे बांट रहे हैं। तो इस तरह के आरोप आज फिर जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बीजेपी नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लगाए और इसका असर भी दिखाई दिया। बीजेपी की तरफ से सफाई भी आई कि इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से पुलिस प्रशासन ने इस बात को साफ किया कि नहीं, ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसे आरोप भी लगाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आराधना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आप हमारे साथ बनी रहीं और दिन भर का लेखा जोखा आप दे रही थी। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं। जल्दी से शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूँ। शकील अख्तर जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूँ और फिर एक बार फिर हम न्यूज रूम चलेंगे। मानसी हमारी सहयोगी उधर कालका जी और अन्य क्षेत्रों में थी, उनसे भी समझेंगे कि कालका जी भी बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, क्षेत्र है। लेकिन उनसे पहले शकील जी आपके पास क्या कुछ खबर है आपके पास? शकील जी, ये चुनाव किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? एग्जिट पोल हम थोड़ी देर में पेश करेंगे, आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के, लेकिन उससे पहले आप महानुभावों के विचार, आप लोगों के अपने पोल्स जो हैं, एग्जिट पोल, वो क्या हैं? शकील जी। देखिए राजीव जी, अभी तक की जो स्थिति है उसमें ये साफ लग रहा है कि चुनावी मुकाबला दिल्ली का बहुत ही कड़ा होने जा रहा है। आज मतदान हो गया, लेकिन नतीजे क्या होंगे इसके बारे में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों ने बड़ा जोरदार चुनाव लड़ा है ये, और इसमें खास तौर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों के बीच में कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। देखिए, है क्या कि दिल्ली का जो चरित्र है वो इस तरह का है, जो यहाँ सब जाति, सब धर्म, सब क्षेत्रों के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में किसी समय में मलयाली लोगों को भी कांग्रेस चुनाव लड़वाया करती थी और वो यहाँ से जीता करते थे। सी कृष्णन नायर, सुचेता कृपलानी जो बंगाली थी, सीएम स्टीफन जो केरल के थे। तो दिल्ली में कौन समुदाय कितना है और किसको वोट देगा, ये सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि परिस्थितियां किस तरह से बदल रही हैं। 2013 में एक हालात ऐसे पैदा हुए थे कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ झाड़ू चल जाएगी, लेकिन ऐसी झाड़ू चली यहाँ पे कि उसने कांग्रेस और बीजेपी, जो परंपरागत पार्टी रही है यहाँ की दोनों, उन दोनों को झाड़ दिया था। अब उसके बाद से कांग्रेस यहाँ पे लगातार कमजोर होती चली गई, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने फिर से वापसी करने की कोशिश की है और ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है।
अगर कांग्रेस यहाँ पे अपना एक अच्छा वोट प्रतिशत बढ़ा के ले आएगी तो उसके बाद न केवल दिल्ली में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी उसके अंदर एक नया जोश आएगा, क्योंकि हरियाणा और फिर महाराष्ट्र हारने के बाद कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव के बाद आगे बढ़ी हुई महसूस कर रही थी, जहां उसने मोदी जी को 240 में रोक दिया था, तो उस जोश में उसके कमी आई थी। तो दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, खड़गे जी तीनों ने बहुत मेहनत की है और माहौल ऐसा लग रहा है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस ने लड़ाई को जो है त्रिकोणात्मक बना दिया है। तो देखते हैं वहां पे क्या होता है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ने यहां पर ट्रायंगुलर फाइट में तब्दील कर दिया पूरा का पूरा इस चुनाव को, जैसा बता रहे हैं शकील जी। और हमारे साथ मानसी सीधे जुड़ गई हैं। मानसी, आज दिन भर आप भी थी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में, और खासकर कालका जी का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आतिशी वहां से हैं और रमेश बिदूड़ी भी वहीं से हैं और अलका लांबा हैं। क्या कुछ यहाँ का गणित है और यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं, जरा ये बताइए। यहाँ के मुद्दों पर क्या यहाँ भी साफ सफाई, गंदगी, सीवर, ये सारी चीजें यहाँ भी हैं मुद्दों में? देखिए राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि साफ सफाई और गंदगी का मुद्दा तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली की हर विधानसभा सीटों पर नजर आया। बात कालका जी की जाए तो कालका जी में विधानसभा जो सीट है वहां पर भी यही मुद्दा गरमाया रहा। इसी के साथ वहां के लोगों का ये भी कहना था कि जैसे कि आम आदमी पार्टी से वहां पर सीएम आतिशी उम्मीदवार है और इससे पहले भी वहां विधायक है, तो उन्होंने कई हद तक वहां सीवर की जो समस्या थी उसे सॉल्व किया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि इस सीट के समीकरण की तो बीजेपी अभी तक यहाँ पर सूखा झेल रही है, यानी कि 1993 से लेकर अभी तक बीजेपी यहां से जीत दर्ज नहीं कर पाई है। इसके बाद आपको बता दूं कि 1998 से लेकर 2000 तब तक क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा, 2013 तक कांग्रेस यहां पर काबिज रही है। इसके बाद जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, यानी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, तब से आम आदमी पार्टी के पास ये सीट है। और इस बीच जब जैसे कि अभी बताया कि आपने कि त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस के आने के बाद हो गया, अभी तक इस सीट पर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुकाबला नजर आ रहा था, यानी कि सीएम आतिशी और रमेश बिदूड़ी के बीच में मुकाबला चल रहा था। वहीं कांग्रेस ने यहां से अलका लांबा को उतारा है और अलका लांबा अपने आप में काफी बड़ा चेहरा भी है और तेज तर्रार प्रवक्ता भी कह सकते हैं उन्हें। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, तेज तर्रार नेता प्रवक्ता जो कह लें कांग्रेस पार्टी की। और अलका लांबा कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष हैं, तो उस हिसाब से भी अलका लांबा। और सबसे बड़ी चीज की इस एरिया में शायद आप और बेहतर बताएंगी, पंजाबी कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है और इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं अलका लांबा, तो ये सब असर, इसका फ़ायदा शायद उनको मिले। लेकिन साथ साथ यहाँ आतिशी चूंकि सीएम है, कद्दावर नेता हैं, और रमेश बिदूड़ी तो ऐसे भी अपनी जुबान के लिए जाने जाते हैं, गलत बयानी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मुद्दों की बात अगर की जाए, साफ सफाई, इन सब की बात आपने बताया कि ये दिल्ली के जिस एरिया में चले जाइए ये मुद्दा मुख्य रूप से सामने आता है। और भी मुद्दे हैं क्या, जैसे अरविंद केजरीवाल इससे पहले जब 2015 का चुनाव, फिर 2020 के चुनाव में वो बिजली के खंभे पे चढ़ जाते थे और फिर उसके बाद पानी और बिजली की बात उन्होंने खूब की। अभी भी ये मुद्दा है क्या, पानी बिजली का मुद्दा सड़कों पे और खासकर ऐसे एरिया में? कालका जी सीट की बात की जाए तो ये भी सीट काफी ज्यादा पॉश इलाके में आती है। और जैसे कि आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल शुरू से रहे कि आम मुद्दों को उठाते रहे, पानी की व्यवस्था हो, किसी भी चीज को लेकर। लेकिन जब मैंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो लोगों से बात की थी, तो उनका ये कहना था कि पानी की समस्या, सीवर की समस्या वो तो सॉल्व हुई है और काफी हद तक बेहतरी होने वाली है, मतलब हो भी सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना था कि विकास और रोजगार का मुद्दा इस बार इस सीट पर गरमाएगा। विकास और रोजगार का मुद्दा इस सीट पे गरमाएगा। विकास और रोजगार का मुद्दा क्या और भी दूसरी जगह आपको मिला क्या? इस मुद्दे पे लोग और बात करते नजर आए क्या, खासकर विकास की बात? जी बिल्कुल राजीव जी, विकास की बात तो हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने की। और खासकर मैं आपको बता दूं कि युवाओं की बात की जाए तो युवा भी सबसे ज्यादा, आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या इस वक्त हमारे भारत में सबसे ज्यादा। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी ये समस्या काफी ज्यादा उमड़ कर सामने आ रही है, तो ये मुद्दा भी गरमाया हुआ था। यानी कि विकास और रोजगार का मुद्दा इस बार सबसे ज्यादा दिल्ली के चुनाव में नजर आया। पानी की समस्या, सीवर की समस्या वो सॉल्व हो रही है। कई हद तक लोगों का कहना ये भी था, ठीक है पार्टियां आती है, करवाती है काम, कई हद तक सुधार हुआ भी है और आने वाले समय में सुधार हो भी सकता है और होने भी वाला है, ये भी कहना था लोगों का। लेकिन सबका कहना यही था कि इस बार ये चुनाव जो है विकास और रोजगार के मुद्दे पर मतलब देखा जा रहा है।
विकास और रोजगार के मुद्दे पर देखा जा रहा है, ये बताया गया। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी आप दे रही थी मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी बातें आप लोगों के जरिए यहाँ हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुँचा पाए हैं कि जैसे जैसे आप आगे आप लोग गए 70 की 70 विधानसभा सीटों पर हमारे तमाम संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स रहे और वहां का सूरत हाल हम आप तक पहुंचाने की राजीव जी, एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। इस सीट पर जब हम गए थे करने के लिए, जब हम वहां पर रिपोर्टिंग करने गए थे, तो इस सीट पर ही हमने खासकर देखा गया था कि पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया गया था। ये मामला भी हमने उठाया था और इसके बाद शिकायत भी की थी, और वहां ये भी देखा गया था कि कालकाजी सीट पर जो है कई जो बुजुर्ग थे वो ऐसे ही जा रहे थे। लेकिन जब हमने ये खबर उठाई, मुद्दा उठाया, इसके बाद में फिर व्हीकल का इंतजाम किया गया। इसी के साथ ये भी बता दूं कि हम और भी पोलिंग बूथों पर गए थे, वहां पर हमें मतलब किसी भी पत्रकार को रोका नहीं गया था, लेकिन कहां जाने से रोका गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है इस बार। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और कालकाजी सीट और उसमें ऐसी चीजें, ऐसी खबरें इसलिए थोड़ी सी और भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करती हैं बातें कि आखिर क्या कारण है कि वहाँ पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोका गया, क्यों बूथ पे जाने से रोका गया, ऐसे सवाल भी आते हैं सामने। खैर, लेकिन अब चूंकि हमारे पास सब कुछ है और पार्टियां सजग हैं, पार्टियां जितनी सजगता के साथ इस चुनाव में खड़ी रहीं, उसका रिजल्ट अब 8 तारीख को आएगा। लेकिन अभी से ठीक थोड़ी देर बाद, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी देर बाद हम आप तक पहुंचाएंगे एग्जिट पोल। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं, इन सब के बीच भी आते हैं। जल्दी से जयशंकर जी के बीच के पास आना चाहता हूं। जयशंकर जी, अभी आप हमारे तमाम साथियों और साथी रिपोर्टर्स की आप बात सुन रहे थे और अब एग्जिट पोल भी देना है, लेकिन उससे पहले अगर आपसे पूछा जाए, अब आप भी बता सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? बहुत टेढ़ा सवाल है राजीव जी, बहुत कांटे की टक्कर है। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों में कोई भी सरकार बना सकता है। मुझे तो ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का एज तो दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसकी सीटें बहुत बढ़ने वाली हैं, बढ़ रही हैं। और वो कितनी बढ़ेंगी, 36 का आंकड़ा पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा ने, चूंकि देखिए शुरू से ही मैं कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी कीमत पर भी दिल्ली को जीतना चाहेगी, दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहेगी। क्योंकि 26-27 साल से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों ने उसको नकार के रखा हुआ है। केंद्र में उनकी सरकार बन जाती है, अटल जी की सरकार भी बन गई, मोदी जी की भी सरकार बन गई, लेकिन दिल्ली में उनकी अपनी सरकार नहीं बनी। एमसीडी तक में लगातार, देखिए आप सोचिए, ये 2022 में हारी है बीजेपी, नहीं तो उसके पहले तो लगातार बीजेपी का ही शासन रहा है। और इस बार एक बात जरूर है, जो दिल्ली का मतदाता प्रतिशत जो है, मतदान का परसेंटेज जो है लगातार गिरता रहा है। 2015 में अगर 67% था तो 2020 में 22% हो गया, और अभी जो 57% की बातें हो रही है, 58% की, हो सकता है कि 60 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये तो 5 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास है, और 6 बजे के बाद भी 6-7 बजे तक हो सकता है कुछ जगहों पे मतदान हुआ हो, तो वो हो सकता है, लेकिन वो गिरा है। तो इससे थोड़ा ये भी समझने वाली बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या होगा कि मतदाता बड़े पैमाने पे अगर बदलाव चाहते थे तो फिर उनको वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इसलिए जो है अब हमको मतलब कंफ्यूज है थोड़ा बहुत, इस मामले कह सकते हैं आप उसको, लेकिन यह है कि अब वो 8 तारीख को ही इसका खुलासा हो पाएगा। जी राजीव, बिल्कुल 8 तारीख को ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ही, आपके पास ही आना चाहता हूं, आपका स्वागत है। और दिल्ली में आखिर किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? बैठा हूं लेकिन जयशंकर जी ने जो कहा है उसमें बहुत सच्चाई दिखाई दी। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी 26 साल से दिल्ली में सूखाग्रस्त है। खासतौर से पिछले 11 साल नरेंद्र मोदी के अपने युग में बीजेपी का दिल्ली में सरकार न बना पाता बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी रहा। इस बार के चुनाव में जो नई बात है, हो सकता है जयशंकर जी जो आम आदमी पार्टी या बीजेपी के बीच संभावनाएं देख रहे हैं, यह भी हो सकता है कि कांग्रेस ने जिस तरह चुनाव लड़ा, खास तौर से आखिरी के चरण में, जिस तरह कॉर्पोरेट बॉम्बे की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं
संदीप दीक्षित जैसे नेता मुखर होकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सामने हाथ धोकर मैदान में आए। उससे कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि भारत की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस उम्मीद से ज्यादा कुछ इतनी संख्या में सीटें ले जाए कि जैसा पहली बार हुआ था, एक बार जब केजरीवाल ने पहली बार सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, उस तरह की कहीं त्रिशंकु विधानसभा न बन जाए। इसलिए कोई बहुत ज्यादा दावे के साथ नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बना देंगे। इसमें बड़ा दारोमदार कांग्रेस के ऊपर है कि वो कितना वोट अपने साथ लेकर आ पाई है, क्योंकि पिछला उसका आंकड़ा बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है कि विधानसभा चुनाव में उसे वोट कम मिलते रहे। लेकिन अगर जरा सा भी मतदाता इधर से उधर हुआ तो दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है। दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा भी बन सकती है, जरा सा भी मतदाता इधर से उधर हुआ। लेकिन दिल्ली में मजेदार है कि वोट खूब बम्पर वोटिंग हो रही है। 62% वोटिंग पिछली बार हुई थी, इस बार ज्यादा इसलिए उम्मीद है क्योंकि 58% की वोटिंग ऑलरेडी 5 बजे शाम तक हो चुकी है और 6 बजे तक 1 घंटे में आखिरी वक्त में आप ऐसे भी जानते हैं चुनाव आयोग लोगों को खींच खींच के लाता है और कई लाख मतदाता बढ़ जाते हैं। तो शायद ऐसा अगर हुआ तो फिर 60-70 लाख तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। दिल्ली में 1.5 करोड़ हालांकि मतदाता हैं, तो कुछ भी उम्मीद आप कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उधर मिल्कीपुर में क्या चल रहा है, जरा चलते हैं ओम प्रकाश जी के पास। ओम प्रकाश जी, मिल्कीपुर का जिक्र कर रहे थे शुरुआत में ही, क्या अब क्या खबरें हैं? और 65% के लगभग 66% के लगभग 5 बजे तक की पोलिंग हो चुकी थी और इसका मतलब है कि 75% जा सकता है मिल्कीपुर में, यह माना जाए। तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 70% जो है वो पहुंच जाएगा जो है। और ये बीजेपी के लिए जो शुभ संकेत नहीं है। हालांकि उन्होंने तमाम वो रास्ते अपनाए हैं जीतने के लिए, जिसको अवैध कहा जाता है, नैतिक कहा जाता है। सबसे मजेदार चीज ये है कि मिल्कीपुर के चुनाव में जो है, जैसे दिल्ली में तमाम विकास, बेरोजगारी और मुद्दों पर बात हुई, चुनाव हुआ, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कह दिया कि बदला लेने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, अयोध्या की हार का बदला लेने के। तो राजीव जी, अभी तक के जितने भी चुनाव राम मंदिर के नाम पर हुए हैं, आपको ध्यान हो कि जब फैसला आया उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उनकी सीटें कम हुई। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें कम हो गई। नगर निगम अयोध्या में जो है इनकी सीटें कम हो गई। और 24 का लोकसभा चुनाव जब हुआ प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो फैजाबाद से लेकर के, अयोध्या से लेकर के और चित्रकूट या आप रामेश्वरम तक कह सकते हैं कि इनकी सीटें जो है कम हो गई, सबने देखा जो है। तो ये जो मुद्दा लेकर के आए तो उसका रिएक्शन भी मिल्कीपुर में हुआ है, जबरदस्त हुआ है। और जब उन्होंने कहा कि हमें हार का बदला लेना है, तो पीडीए समाज जो है, जिसकी लड़ाई अखिलेश और इंडिया गठबंधन के लोग बात करते हैं, उसमें ये मैसेज गया कि चूंकि ये दलित सांसद चुन लिया फैजाबाद अयोध्या ने, तो उसके खिलाफ एक जनमानस बनाया जा रहा है राम मंदिर के नाम पर जी। तो वो मुद्दा चला नहीं उनका जो है, सिवाय जो है प्रशासनिक बेईमानी के जो है। और जिस तरीके से रिपोर्टें आ रही हैं और समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है, लगभग 200 शिकायतें चुनाव आयोग से की हैं, फर्जी मतदान की और धमकाने की जो है, तो उस अनुसार ये बहुत ही आसान नहीं लग रहा है। जितना जो है, जो पिछले 9 उपचुनाव हुए थे, जिसमें 7 सीटें वो जीत लिया था, यहाँ तक कि कुंदुरकी, जहाँ पे वो कभी जीत भी नहीं सकते हैं, लेकिन आयोग ऐसा है हिंदुस्तान का कि वो कहीं भी कुछ भी जिता सकता है, किसी को जिता सकता है। दिल्ली में जैसे जो मैं आपको बताऊं, मैं तो वहां गया नहीं, लेकिन हमारे तमाम लोग नाते रिश्तेदार भी वहां पे, और तमाम ऐसे साथी हैं वहां पे जो हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। उन लोगों ने पिछले 1 हफ्ते से जो हमारे पास रिपोर्टें भेजी हैं, उसके अनुसार वो लोग जो कट्टर समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग आपको जो है वो वहां पे जीता हुआ बता रहे हैं। और कांग्रेस के बारे में उन लोगों का यह है कि कांग्रेस बहुत से ज्यादा अगर बढ़ पाएगी तो 15-16% जो है उसको वहां पे वोट मिल सकता है। एक चीज और राजीव जी मजेदार है कि संगम में महामानव नालवाजपेयी ने जो डुबकी लगाई, वो पूरी डुबकी नहीं लगाई। अगर पूरी डुबकी लगा लिए होते तो दिल्ली में हो सकता है कि कुछ जो है उम्मीद बनती आयोग के सहारे जो है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि दिल्ली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में पहुंचेगी कि सरकार बना ले। और अगर पहुंची भी त्रिकोणात्मक, जैसी जयशंकर जी बात कर रहे हैं, राकेश जी बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस अगर 2-4 सीट भी ले आई तो वो आपके ही खाते में गिनी जाएगी। तो एक तरह से जो है एग्जिट पोल आएंगे, 8 को मतगणना होगी। लेकिन यह हमारे जैसे लोगों का जो मानना है, जो रिपोर्टें आई हैं
ग्राउंड लेवल से, उसके अनुसार जो है आप पार्टी जो है वहां पे बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का जो चुनाव है ये बहुत ही चीजों का फैसला करेगा। एक तो जो टिकट ले आया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, वो गुजरात कनेक्शन से टिकट ले आया, तो यहाँ पे आने के बाद 2 दिन तक जो है सारे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह से लेकर और सारे नेताओं ने जब प्रत्याशी की घोषणा हुई तो ट्वीट करके जो है उसको बधाई दिया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के प्रत्याशी घोषणा पर कोई ट्वीट नहीं किया, क्योंकि वो दूसरे लोगों को चाह रहे थे। लेकिन बाद में जब प्रेशर बना और जब कुंभ का प्रेशर बन गया, जो कुंभ की घटना हुई, उसके कारण जो है योगी आदित्यनाथ को फिर से जो है मिल्कीपुर के चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। और अब ये जीत उनके लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये सीट को हार गए तो कुंभ के प्रेशर के कारण जो दिल्ली का उनका विरोधी खेमा है, जिसको हम लोग मोसा कहते हैं, वो उनके ऊपर चढ़ाई करेगा। अब ये किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है, यहाँ के प्रशासन को किस तरीके से चीजें हुई हैं, वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने उत्पीड़न के खिलाफ जबरदस्त जवाब दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी भी, उधर प्रयागराज से ही जुड़े हुए हैं। आज डुबकी लगाने आप भी गए थे क्या सुनील शुक्ला जी? सुनील जी, आप भी डुबकी लगाने गए थे क्या? मोदी जी के बगल में एक दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन शायद आप ही थे क्या, या कोई नहीं और? सर, मैं नहीं था। मोदी जी किसी को मौका नहीं देते हैं जी। मोदी पूरे फ्रेम में खुद रहते हैं। पता नहीं कौन सा आपने फ्रेम देख लिया, वो तो उस व्यक्ति की नौकरी चली जाएगी जो फ्रेम बना रहा था। अगर आपने उस फ्रेम में किसी को देखा है तो आप उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर दे रहे हैं। कोई फ्रेम में रह नहीं सकता जी। और फ्रेम में न रहने की कोशिशें आपने कई बार देखी हैं। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। वो अकेले उन्होंने स्नान किया, लेकिन डुबकी उन्होंने लगाई पूरी, और बगल में एक रस्सा बंधा हुआ था, उसको पकड़ करके उन्होंने डुबकी लगाई। जी जी। ये तमाम आशंकाओं के बावजूद भी कहा जा रहा था कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन वो आए। मैं लगातार कह रहा था पूरी नहीं मानी जा रही सर, डुबकी पूरी नहीं मानी जा रही, सिर नहीं डूबा था। लोग कह रहे हैं कि ये पूरी डुबकी नहीं थी, हम नहीं जानते इतना शास्त्रों। सर डूब गया था उतना, वहां पानी इतना ही घुटने के बराबर तो पानी रहता है, बैठ के ही नहा सकते हैं। चलिए, लेकिन ये बताइए सुनील जी, ये बताइए कि उसका असर कितना पड़ा होगा दिल्ली में? दिल्ली में आखिर सरकार क्या नरेंद्र मोदी बनवा पा रहे हैं अपनी? 2 चीजें होती हैं राजीव जी। अगर आपके घर में कोई मृत्यु हुई हो, उसका असर ज्यादा होता है कि आपके उस मृत्यु के दौरान कोई बारात आ रही हो, उसका ज्यादा असर होता है। आपके पड़ोसी इस दोनों घटनाओं को किस रूप में लेते हैं? हमारी परवरिश किस तरीके की हुई है? हम उस समाज में रहते हैं जहां शोक 13 दिन मनाया जाता है, न्यूनतम 3 दिन मनाया जाता है। हम उस परवरिश के नहीं है कि बस कोई बात नहीं, घटना घटी, कोई किसी की मृत्यु निर्धारित थी, चला गया। हमारे संस्कार इस तरह के नहीं होते। लोगों ने उस घटना को ही बहुत गंभीरता से लिया है। जिस दिन ये दुर्घटना हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, और उसके बाद स्नान क्रम में फूल बरसाए गए। यह हमारी परंपरा, हमारी जीवन शैली, हमारे संस्कार हमको ये नहीं सिखाते। आज जिस सदन में विपक्ष के एक नेता के द्वारा कुंभ में हुई घटना को लेकर के 2 मिनट के प्रस्ताव को जो सरकार समर्थन न कर रही हो, उसके बाद प्रधानमंत्री जी यहाँ स्नान करने के लिए हमें कैसे असर पड़ सकता है इसका? मुझको तो नहीं समझ में बात आती। और अगर इसका असर पड़ता है, इस गोया कि हम संवेदना के स्तर पर शून्य होते चले जा रहे हैं। अगर संवेदनाएं हमारी जीवित हैं, अभी भी हम मानव मूल्य हमारे पास हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना से प्रतिकूल असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका, और इसीलिए आप देखिए कि जो कार्यक्रम बहुत लंबा था, 4-5 घंटे रहना था प्रधानमंत्री जी को जी। विभिन्न जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, दर्शनीय स्थल या प्रार्थनीय स्थल मेला क्षेत्र के, वहां उनको जाना था, लेकिन वो कहीं नहीं गए। ये बहुत ही कट शाट कर दिया गया, और बहुत शुरू में ही आकर के और जल्दी निकल गए हो जी। बात ये नहीं, जिस तरह का लाभ पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के चुनाव में
चाहे उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के चुनाव में, चाहे जहां कहीं भी उपचुनाव हो रहा, वहां इसका लाभ मिला होगा और इसको भारतीय जनता पार्टी ने भी महसूस किया। इसे बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं रखा गया। जी, मेरा लंबा अपना कार्यक्रम, मानना जी है, जी 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 प्लीज। लंबा कार्यक्रम नहीं हुआ, बहुत ही मतलब जो कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री जी का 2 घंटे 2.5 घंटे में कोई कार्यक्रम होता है क्या प्रधानमंत्री जी का आज तक? कहीं देखा है आपने? एक सिलसिला चलता है, लेकिन वो आप आए, डुबकी लगाए, गंगा संगम में खड़े होकर के उन्होंने पूजा किया और चले गए जी। अन्यथा पिछली बार जब आए थे, मेला शुरू होने के पहले एक बाकायदा उन्होंने सभा की थी, धर्म गुरुओं से मिले थे। उसके पहले का अगर आप याद कीजिए 2019 का, तो उन्होंने ये सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, अपने तौलिया से उन्होंने उनको पूछा था। क्या क्या कार्यक्रम नहीं हुए थे? बिल्कुल। एक इंडोर मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने सबको संबोधित किया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। धर्म गुरुओं से, धार्मिक गुरुओं से, धर्म प्रचारकों से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई, जबकि सभी कार्यक्रम उनके होते रहे। अगर उन्होंने ये ऐसा किया है तो यह अनायास नहीं है, अपने लोगों को संदेश देने की कोशिश मात्र है कि हम जो हमारा सनातन है उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। ये बताइए सुनील जी रहने दीजिए मोदी जी को, जरा ये बताइए दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? बस मैं आगे वही कहने जा रहा था। अब तो चूंकि आपने सवाल पूछा था जिससे मैंने इतनी बात कर ली। मेरा अपना मानना यह है कि निश्चित रूप से सरकार तो बनेगी आम आदमी पार्टी की, लेकिन उसकी सीटों की संख्या घटेगी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को कांग्रेस नुकसान पहुंचाएगी और कांग्रेस का मत प्रतिशत, मैं यही नहीं जानता कि कांग्रेस को सीटें कितने मिलेंगी, लेकिन मैं अपने तमाम मित्रों, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों से बात करने के आधार पर कह सकता हूं कि कांग्रेस का मत प्रतिशत अच्छा खासा बढ़ेगा और उसकी उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। पिछली बार 4%, पिछली बार 2020 में 4% के से थोड़ा सा ज्यादा था कांग्रेस का मत प्रतिशत। इस बार कितना बढ़ते हुए देख रहे हैं? मतलब ये दुगुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। 2 गुना 3 गुना यानी 8 या 12 तक हो सकता है, कम से कम जी। क्योंकि इसका सामाजिक समीकरण जो मैं महसूस करता हूं जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है शहरी इलाका, जैसे नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा जैसे उम्मीदवार के होने के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरा है, वहां भी न्यूनतम मतदान हुआ है। वहां भी उतना वो माहौल नहीं बना पाई बीजेपी। और जो सीमावर्ती क्षेत्र है दिल्ली के, जिन इलाकों में दलितों का बहुत असर है या अल्पसंख्यक बहुल है, जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली के, इन इलाकों में मतदान का प्रतिशत बहुत ही उल्लेखनीय है और उन इलाकों में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान दक्षिणी दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली की तुलना में बहुत अच्छा खासा हुआ। 2020 के चुनाव के मुकाबले भी बेहतर मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चाहे आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने अपने आप को केंद्रित किया इन इलाकों में। अल्पसंख्यक मतदाताओं में मैंने एक नाराजगी महसूस की है आम आदमी पार्टी को लेकर के, और बीजेपी का मतदाता नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी मौन रही है। उसने कुछ भी नहीं बोला, उनके साथ खड़ी होती दिखाई नहीं पड़ी। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में है, लेकिन इन घटनाओं के कारण वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गए, बीजेपी के साथ साथ। वहां पे कांग्रेस विकल्प देती हुई नजर आई है। संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, सामाजिक समरसता का सवाल, सामाजिक सशक्तिकरण का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल, इन मुद्दों पर जो कांग्रेस की सक्रियता रही है वह दलितों के बीच में एक स्थान बनाती हुई दिखी और उसकी जो परंपरागत वोटर है उसमें कांग्रेस अपना स्थान बनाती हुई दिखी। आज जो पटना में जिस सभा में को संबोधित किया राहुल गांधी ने, उसमें उपस्थिति और अच्छे खासे वो समाज के जागरूक लोगों की उपस्थिति बड़े पैमाने पर, जो श्री कृष्ण सिन्हा आला लोग बताते हैं कि 3-3.5 हजार की कैपेसिटी है, वो एकदम जाम पैक था जी। बल्कि खड़े होकर के लोगों ने उनका भाषण सुना और वो ऐसे लोग नहीं थे, बहुत एक जवाब देती हुई या भागीदार बनती हुई जनता वहां मौजूद थी जी। अगर ये कार्यक्रम कुछ संदेश देते हैं तो कांग्रेस इस वर्ग में एक अपनी पैठ बनाती हुई या उनका अपना समर्थन वापस लेती हुई अपने प्रति आकर्षित करती हुई नजर आती है। और ये दिल्ली के भी चुनाव में मुझे दिखाई पड़ता है। मेरा अपना मानना है कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, मैं असहमत हूं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी की एज है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी नुकसान होगा। सरकार लेकिन मुझे आम आदमी पार्टी की दिखती है।
जी सरकार आपको दिख रही है आम आदमी पार्टी की। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? जल्दी से, क्योंकि अब हम आंकड़े लेके आएंगे, उसमें भी वोट प्रतिशत सबसे पहले लेके आएंगे, उसके बाद फिर लाएंगे पूरा आंकड़ा किसको कितनी सीटें। लेकिन आप लोगों की एक एक प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अमलेंदु जी, किसकी सरकार दिल्ली में? राजीव जी, अगर 5:59 तक के आंकड़े आते हैं, उनके आधार पर अगर घोषणा की जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन अगर 6 बजे के बाद के घोषणा डाटा कुछ बढ़ता है, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब हमारा एग्जिट पोल होगा, वो 5:59 का जो आधार होगा, मेरे ख्याल से उस पर होगा। राजीव, बिल्कुल मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 6 बजे तक के आंकड़े, और 6 नहीं बल्कि 5:45 बजे तक के आंकड़े कह लें, उन्हीं आंकड़ों के आधार पे उसके बाद कितनी सीटें बढ़ती हैं, क्या होता है, वो तो बाद की चीज़ें। लेकिन दिन भर के आंकड़ों के आधार पर लोगों से बातचीत और वोट देकर निकले हुए जो वोटर्स हैं, उनके आधार पर एग्जिट पोल तैयार किए जाते हैं, आप जानते हैं। और उस आधार पर किसको कितना प्रतिशत मिला है वोट, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जल्दी से प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप, किसकी सरकार आपकी नजर में दिल्ली में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 60 का आंकड़ा तो कोई नहीं पार कर रहा है जी। आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 54-55% है। पिछली बार 53 से ज्यादा 54% था लगभग। 54% है, और वो लगातार 2 इलेक्शंस में है। तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी, ये भी फैक्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है। लेकिन क्या वो एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि 15% वोट घटा देगी? ये मुझे नहीं लगता है। जी, देखते हैं कितना प्रतिशत वोट घटा है, ये देखा जाएगा। क्योंकि आप जैसा कह रहे हो, उस आधार पे आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए यहां आप देखते हैं। सही कह रहा हूं मैं? जी जी जी। शकील जी, आप क्या देखते हैं, किसकी सरकार अगर पूछा जाए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा? ये अभी आप जब अपने एग्जिट पोल बताएंगे उसके बाद भी स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आजकल जो एग्जिट पोल पे भी मालूम नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसलिए ये कहना इस लास्ट मूवमेंट में बड़ा मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मुकाबला बहुत खड़ा हुआ है इस चुनाव में, और आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी कितना फायदा उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसकी कोशिश की थी कुंभ में जाके, मगर वहां भी उन्हें रस्सी का सहारा लेना पड़ा जी। 3 फुट पानी वहां होता है खाली, चारों तरफ जो है सिक्योरिटी वाले खड़े हुए होते हैं, डूबने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन वो कौन सा एक भय होता है जिससे आप कभी मुक्त नहीं हो पाते। उस रस्सी का सहारा लेना अपने आप में ये बताता है। नेहरू जी की ये बात करते हैं, नेहरू जी कुंभ में इस कोने से निकलते थे और उस पार जाके निकलते थे। नेहरू जी की क्या बात करेंगे ये लोग। नेहरू जी का जो एक फोटो है कुंभ में स्नान करते हुए, सिर्फ धोती पहने हुए, ऊपर का जो शरीर है वो खुला हुआ। यहाँ तो मोदी जी कितने कपड़े और क्या क्या पहने हुए थे। रेनकोट पहन के नहाने का आरोप लगाते हैं मनमोहन सिंह जी पे, लेकिन खुद जो है डुबकी का जहां तक सवाल है, देखिए अमित शाह की भी डुबकी सबने देखी थी। हिंदू माइथोलॉजी के बारे में, हिंदू परंपराओं के बारे में सबसे कम अगर देश में कोई जानता है तो बीजेपी के लोग। आडवाणी के लिए ये सारे के सारे धर्माचार्य कह चुके हैं कि जब इन्होंने राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया तो हम लोग इनसे मिलने गए थे, और जब इनसे हमने बात करी तो हमें मालूम पड़ा कि ये तो कुछ भी नहीं जानते जी, ये तो केवल राजनीतिक विवाद जानते हैं। तो उनका जो कोशिश थी मोदी जी की वहां से दिल्ली के चुनाव में प्रभाव डालने की, हमें लगता नहीं है कि उसका ज्यादा असर पड़ा है। शकील जी, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट प्रतिशत पिछली बार 4% था, वो बढ़ते हुए आप देखते हैं? हाँ हाँ, वो तो निश्चित ही रूप से बढ़ेगा। कांग्रेस का कितना बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? अच्छा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है। डबल हो जाएगा कांग्रेस? हाँ हाँ, डबल तो कम से कम होना ही चाहिए। कांग्रेस का वोट प्रतिशत अच्छा बढ़ेगा। कुछ सीटों पर वो ऐसी टफ फाइट दे रही है कि जहां हो सकता है कि कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी आ जाए। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है। राहुल ने बहुत मेहनत की है, प्रियंका ने बहुत मेहनत की है। देखिए, जिस दिन लास्ट चुनाव का दिन था, प्रियंका ने डोर टू डोर कैंपेन की है, इसका बड़ा असर पड़ता है। तो कांग्रेस ने चुनाव अच्छा लड़ा है। कांग्रेस ने चुनाव अच्छा लड़ा है। जरा जयशंकर जी,
कांग्रेस को कितना आपकी किसकी सरकार अगर पूछा जाए आप? कांग्रेस देखिए, चुनावी ऊंट जो है किसी भी करवट बैठ सकता है, ये अभी भी मेरा मानना है। और दूसरा है कि कांग्रेस अपने एक मिशन में तो कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो, भारतीय जनता पार्टी भले ही आ जाए, क्योंकि उनको रीजनल पार्टी से जो लगता है या रीजनल पार्टी के रहते कांग्रेस का विकास अवरुद्ध है। ऐसा कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग है कांग्रेस में, नेताओं का, कुछ नेताओं का ये है, सोच है ये, उनके अंदर दो तरह की ग्रंथि चलती रहती है। एक ग्रंथि है कि जब तक क्षेत्रीय दल मजबूत रहेंगे कांग्रेस कभी उभर नहीं सकती है। दूसरी ग्रंथि ये चलती है कि इनके सहयोग के बिना कांग्रेस के अस्तित्व पे ही खतरा है। अब दोनों का द्वंद्व चलता रहता है। अब सवाल, जैसे पहले भी हम कह चुके हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी गए, प्रियंका जी भी गई, लेकिन आज तक दिल्ली में पीसीसी नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, जिले की समितियां नहीं है। प्रियंका गांधी घर घर में पर्चा पोस्टर पहुंचा सकती है, लेकिन बूथ तक कौन ले जाएगा? संगठन तो आपका कुछ है नहीं। यहाँ यह है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी के लोग चुनाव लड़े, उनको कुछ पैसे मिल जाए, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ के कुछ नेताओं को रहता है। उसे उत्तर प्रदेश में भी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सारी सीटों पे लड़ी और 2 सीटों पे जीत के आ पाई। उसमें एक प्रमोद तिवारी की बेटी और एक महाराजगंज में सुप्रिया सेनेत के क्षेत्र में, बाकी सारी सीटों में क्या रहा? तो ये जब तक इस ग्रंथि से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पाएगी, वोट परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, आप 4% मिला था, 8% मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा, हो सकता है, लेकिन आपका क्या होगा? इसका राष्ट्रीय राजनीति में क्या फलाफल होगा कि बाकी क्षेत्रीय दल जो है इनसे सजग और सावधान हो जाएंगे, सोचेंगे कि भैया कल ये हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ी परेशानी होगी। बिल्कुल। आप अगर महागठबंधन की बात करेंगे, इंडिया अलायंस की बात करेंगे, कि उसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे और क्षेत्रीय दलों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश में लगे रहेंगे, तो फिर दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए जरा वोट प्रतिशत देखते हैं कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट एग्जिट पोल के हिसाब से आते हुए हम देख रहे हैं। जरा वोट प्रतिशत को सामने लाइए। और आम आदमी पार्टी को 46%, बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 8, अदर्स को 5। ये है वोटों का प्रतिशत 70 सीटों पे एग्जिट पोल के हिसाब से। डीबी लाइव इलेक्ट लाइन के एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी 54% से घट के 46% पर आ गई है। बीजेपी 38% पिछली बार थी, जो बढ़कर 41% हो गई है, यानी यहाँ 3% का इजाफा बीजेपी के उसमें हुआ है। और कांग्रेस 4% से बढ़कर 8%, यानी डबल फिगर नहीं, डबल हो गई है कांग्रेस पार्टी वोट प्रतिशत के हिसाब से, और अदर्स के खाते में 5 है। ये है वोट प्रतिशत, जिस बारे में अभी हमारे तमाम साथी कह रहे थे, बता रहे थे कि वोट प्रतिशत में कांग्रेस भी को यहाँ फायदा होगा। और प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि 54 से कितना होगा, 15% तो कम नहीं होगा। यहाँ नहीं कम होते हुए यहाँ 8% के लगभग कम हम देख रहे हैं। 8% कम है वोट। और 8% में देखिए सीधा 4% तो कांग्रेस पार्टी लेके जा रही है और 3% इसी में से शायद आम आदमी पार्टी में से बीजेपी लेके जा रही है। एक बचा हुआ जो है वो अदर्स के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वोट प्रतिशत है। प्रशांत टंडन जी, प्रशांत जी, जो अदर्स है राजीव जी, उसमें भी 2 सीटों पे मैंने कहा कि एमआईएम लड़ रही है जी, और उसको अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। ओखला खासकर जी, ओखला, हाँ। तो वो 5% जो अदर्स में परसेंटेज आपको दिख रहा है, वो एमआईएम की वजह से दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली में निर्दलीयों को बहुत कम वोट मिलता है, क्योंकि इतना पोलराइज यहाँ पे वो मामला है। दूसरा ये कि देखिए, कांग्रेस को वोट परसेंट 8 मिल रहा है। मुझको उम्मीद थी कि शायद ज्यादा होगा, लेकिन आप 8 कह रहे हैं। 8% वोट भी अगर मिल रहा है, और अभी हमारे तमाम साथी बात कर रहे थे, सीट की फिगर आएगी और वो भी एग्जिट पोल की फिगर है, फाइनल पोल की फिगर फिर ये भी नहीं होगी। देखिए, अगर कांग्रेस को इतना नेक एंड नेक फाइट है दिल्ली में इस वक्त जी, कि अगर कांग्रेस को 3-4 सीटें भी आ गई और एमआईएम को 1 सीट भी आ गई, अगर, जो कि आ सकती है, आप इस पे हमको बहुत आश्चर्य नहीं होगा, तो दिल्ली में हंग असेंबली की संभावना भी है।
चलिए अपना देख लेते हैं, अपने एग्जिट पोल के हिसाब से दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है ये देख लेते हैं। आंकड़ों को ले आइए स्क्रीन पर और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, 7:30 बजे का वक्त है और 6 बजे के पहले के ये आंकड़े हैं, 6 बजते के आंकड़े, आखिरी वक्त तक के। उसके बाद क्या कुछ हुआ है ये बाद में। देखिए 40 से 46 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 22 से 28 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें आ सकती हैं और अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। इस प्रकार आम आदमी पार्टी बहुत ही डाउन होते हुए कहां 62 सीटें थी 2020 में और इस बार 40 से 46 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 22 से 28 सीटें और 2 सीटें अगर इनका मीन निकाला जाए तो आप समझ सकते हैं कि 43 सीटें 43 सीट्स आम आदमी पार्टी के खाते में और यहां 25 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट आ सकती है कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट अदर्स के खाते में जा सकती है। ये यहां पर है दिल्ली का एग्जिट पोल जो 70 सीटों का आम आदमी पार्टी की यहां सरकार बनते हुए, लेकिन बहुत ही एज पे 40 से 46 सीटें, बहुत ज्यादा नहीं है यहां पे। अब जरा जल्दी से आप सबकी प्रतिक्रिया ओपन करते हैं इस डोर को, सबकी प्रतिक्रिया। और डॉक्टर राकेश पाठक जी, इन आंकड़ों को देखिए, बगल में है आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड में, 40 से 46, 22 से 28, 0 से 2 और 0 से 2। देखिए राजीव जी, दिल्ली में लगातार सत्ता में रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने जो बाकी के काम किए, दिल्ली की जनता अभी उनसे उस तरह निराश नहीं है जैसा लोगों को लग रहा था। सत्ता विरोधी विधान की बात हम लोग मीडिया के लोग एंटी इनकम्बेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वैसा तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा कि पूरी तरह खारिज कर दिया। दूसरा आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी बढ़त है कि लगातार 3 बार मात खाने के बाद मोदी युग में बीजेपी कम से कम ये संतोष कर सकती है, अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं 8 तारीख को, कि उसने अच्छा चुनाव लड़ा, मुकाबले में आने की कोशिश की और मुकाबले जैसा ही रहा, अगर ये नतीजे आते हैं तो। तीसरी बात यह है कि अभी नरेंद्र मोदी जी के महाकुंभ में स्नान की बात भी आई। अब इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होती कि जिस दिन मतदान हो देश में, उस दिन प्रधानमंत्री कोई बड़ा इवेंट न करे। कुछ साल पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में एक हाईवे का उद्घाटन कर रहे थे, बगल में दूसरे जिले में मतदान चल रहा था, अकेले हाईवे पर हाथ हिलाते हुए चले जा रहे थे। हर बार ऐसा हुआ। वे तो मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में भी चुनाव चिन्ह दिखाते हुए गुजरात में देखे गए। हम नहीं जानते कि आज के उनके कुंभ स्नान से कितने वोट बढ़े होंगे, लेकिन उनकी कोशिश तो अपनी जगह बनी रहती है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस का अगर ये आंकड़ा है जो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है 0 से 1, तो फिर कांग्रेस को एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि उसे कैसी राजनीति करनी जी। क्षेत्रीय दलों के साथ रिश्ते की बात अभी आई। आम आदमी पार्टी के साथ उसका रिश्ता लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हम देख चुके हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ पिछले विधानसभा में, जबकि बिल्कुल लग रहा था कि कांग्रेस अच्छा मुकाबला कर रही है और उस वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि कहीं सरकार न बना ली। हरियाणा में भी नुकसान हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश में हो चुका है। तो दिल्ली में अगर कांग्रेस इतना सब करने के बाद भी सिर्फ 1 सीट तक या 2 सीटों तक सिमट कर रहेगा, तो यह राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी राजनीति के लिए भी गंभीर चिंता की बात होगी कि देश की राजधानी में उन्होंने अपने कार्यकाल, खासतौर से शीला दीक्षित के कार्यकाल की ही बात होगी, जबकि दिल्ली में कांग्रेस की बात होगी, उसकी उपलब्धियां गिनाई, पूरा चुनाव इसी नाम पर लड़ा कि जो दिल्ली में दिख रहा है तमाम सारे ओवरब्रिज से लेकर फ्लाईओवर और मेट्रो तक, वो शीला दीक्षित की सरकार की थे। लेकिन जो नई पीढ़ी मतदाता बनकर आई है, 26 साल पहले की शीला दीक्षित को भूल चुकी। ये भी साबित होगा कि अब उसे नए जमाने की राजनीति अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की राजनीति सुहा रही है, उसे भा रही है, और कांग्रेस के मुद्दों पर उसने कान नहीं धरा। तो अब कांग्रेस को एक बार फिर सोचना पड़ेगा। अब तो अगर ये नतीजे हैं तो कांग्रेस के लिए तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक ये राजनीति।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए चिंताजनक है ये फिगर, बहुत चिंताजनक है। जरा शकील जी, इस फिगर को देखकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी 40 से 46, 22 से 28, बीजेपी 0 से 2, 0 से 2, दोनों नीचे। देखिए राजीव जी, चुनाव से पहले भी ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव खाली दो भाषण वीरों के बीच में है। मोदी जी और केजरीवाल दोनों एक से बढ़कर एक घोषणा करने में माहिर हैं, और अगर यही रिजल्ट रहते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, करीब करीब उम्मीद भी यही है, तो एक बार फिर से हमारे यहाँ कुछ सवाल, बुनियादी सवाल उठ के खड़े होंगे। नंबर 1 ये सवाल शुरू होगा कि फ्रीबीज, इसको जिसे खैरात कहते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं, उपहार कहते हैं, ये जो है भारतीय राजनीति में कितना महत्वपूर्ण हो गए हैं और इसका दूरगामी असर क्या होने वाला है। दोनों ने एक से बढ़ के एक जो वादे किए हैं कि हम इतने हजार रुपए इसको देंगे, इतना इसको देंगे, और ये सारा पैसा बिना काम किए दिया जा रहा है। मोदी जी तो 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। केजरीवाल जी यहाँ पे बिजली पानी के साथ साथ बस के टिकट में फ्री कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं, जो कल परसों राहुल ने कहा था कि देश का प्रोटेक्शन बढ़ाने वाली चीजें नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को काम के बदले पैसा मिलना चाहिए। ये एक सवाल बड़ा खड़ा होगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस में ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि संगठन का अपना महत्व क्या है। कांग्रेस ने घोषणा की है 2025 को संगठन का साल बनाना। दिल्ली का चुनाव भी आज खत्म हो गया। इसके बाद अब कांग्रेस के लिए क्या है? कुछ नहीं है। कांग्रेस को संगठन के बारे में गंभीरता से काम करना पड़ेगा। देश भर में कहीं संगठन नहीं है, इस बात को राहुल गांधी मान चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि हमारे यहाँ संगठन नहीं है। तो नहीं है तो बनाएगा कौन? जी, राहुल भी कह रहे हैं, खड़गे जी भी कह रहे हैं, बनाना इन्हीं दोनों को है। तो इसके बारे में काम करना पड़ेगा। शीला दीक्षित जी की बात होती है, सही है, उन्होंने काम किया, लेकिन एक बात अक्सर लोग भूल जाते हैं कि शीला दीक्षित ने सरकार में रहते हुए तो काम किया, लेकिन संगठन भी खत्म कर दिया। कांग्रेस का संगठन वहां पूरी तरह खत्म हो गया। इसी तरह जब अशोक गहलोत की बात की जाती है, तो 5 साल अशोक गहलोत अपने राज्य में काम तो करते हैं, मगर संगठन जो है पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में काम तो होता है, वहां काम तो करते हैं भूपेश बघेल, लेकिन संगठन जो है वहां पे खत्म हो जाता है। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी चीज संगठन होती है। आम आदमी पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन उसके पास कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता कहां से आते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी लोगों को करना पड़ेगी। बीजेपी के पास तो एक विचारधारा है, कार्यकर्ता है, संघ का कैडर है, तो उसके पास कार्यकर्ता होना समझ में आता है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आता कहां से है? कौन लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं? आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? किसी को नहीं मालूम, कुछ भी नहीं है आम आदमी पार्टी की विचारधारा। तो ये सारे मुद्दे अब चुनाव के बाद आएंगे। अच्छा चुनाव हुआ है, लेकिन कांग्रेस अगर कुछ बुनियादी विषयों पे सोचेगी तो इससे कांग्रेस का भी फायदा होगा और देश की राजनीति का भी फायदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि देश की राजनीति का भी फायदा होगा। जरा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप दिल्ली का ये एग्जिट पोल? एक बात तो ये कहनी है कि कांग्रेस को जो 8% वोट दिख रहा है, असल में इसकी तादाद ज्यादा है। ज्यादा इसलिए क्योंकि इस समय जो देश की राजनीति है वो बीजेपी वर्सेस अदर्स है, वो एंटी बीजेपी आप कह लें। तो बहुत सारा वोटर जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना चाहता था, लेकिन जहां पर सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ होगा, वहां उसने कांग्रेस को छोड़ करके वोट किया होगा आम आदमी पार्टी को। तो इस लिहाज से इसको जो वोटिंग है वो वास्तव में समर्थन जो है वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आंकड़ों में वो नहीं होगा। नंबर 2, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के संगठन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और होने भी चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने एक नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश की है, वो लगातार नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। आज भी वो पटना में थे। ये जो जिम्मेदारी है संगठन की, वो खड़गे जी और उनकी जो टीम है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन समस्या ये है, राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं कि अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो तमाम ऐसे लोग हैं बीजेपी कांग्रेस में उनको निकालेंगे, तो इसकी थोड़ी सी जल्द उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारे संघी जो बैठे हुए हैं कांग्रेस में,
और ऐसे लोग जो असल में कांग्रेस पार्टी का भला नहीं चाहते, सिर्फ अपना भला चाहते, उनको राज्यसभा आए तो उनको मिल जाए मौका, लोकसभा में टिकट मिल जाए या विधानसभा में बेटा बेटी को, दामाद को, इनको मिल जाए टिकट, उसकी जुगाड़ में रहते हैं। उन लोगों को साफ करना पड़ेगा। बिना इसके अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि नहीं साहब हो जाएगा, तो वो नहीं संभव है। निश्चित रूप से उस कैडराइजेशन की जरूरत है। अब केवल राहुल गांधी नैरेटिव पर काम करेंगे और बाकी चीजें छूटी रहेंगी, तो मैंने कहा था कि वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जिस पर वो बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात हो रही है, दलित पिछड़ों और आदिवासी अल्पसंख्यक राजनीति की बात हो रही है, लेकिन आपके संगठन में ही अगर उस तरह के लोग बैठे रहेंगे जो इन समाजों के एंटी है, तो फिर वो उसकी संभावना नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी का आंकड़ा है वो दरअसल एंटी बीजेपी ज्यादा है, क्योंकि इस बार कोशिश की है बीजेपी ने हर तरीके से। अगर यही आंकड़ा रहता है, हम अगर मान लें, तो मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा बड़ी हार बीजेपी की है, क्योंकि सारी ताकत उसने झोंकी है। वहां पे वोट खरीदने की भी पूरी कोशिश की गई है। ये फ्रीबीज वो इसका तो छोड़ दीजिए, ये तो मुझे लगता है कि अब लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमको सब पहले क्या मिल रहा है। जो आदत डाली जा रही है मतदाताओं की, हमको पहले क्या हाथ में मिल रहा है, उस पर चुनाव हो रहा है। इससे लड़ने के लिए आपके पास क्या है? मुझे इसीलिए कांशीराम जी कई बार याद आते हैं, जब उनसे किसी ने कहा कि हमारा जो वोटर है, खास करके दलित मतदाता, वो तो 2 रुपए में बिक जाता है, इतना गरीब है बेचारा, अगर उसको 2 रुपए मिल जाए तो वो वोट कहीं और डाल देता है, वैसे भी उसके वोट की क्या हैसियत होती थी। कांशीराम जी ने उस बात को समझा और वो फिर सभाओं में जाकर के कहते थे कि हमें वोट बेचने का मतलब है बहू बेटी की इज्जत बेचना। तो उस तरह के भावनात्मक मुद्दों को आपको उठाना पड़ेगा, और ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात लगातार हो रही है, संविधान की बात हो रही है, और अगर आप नागरिकता बोध नहीं पैदा कर पा रहे हैं, मतदाताओं को अधिकार के विषय में अगर जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये राजनीति, जिसमें मैं समझता हूं कि मोर देन 75% लोग इस समय एंटी बीजेपी इस देश में, मोर देन 75%, अगर उसमें भी आप नतीजा निकाल करके नहीं लाते हैं, तो फिर ये नाकामी है। और उस नाकामी से ज्यादा वो जो संवैधानिक संस्थाएं, जिसको कहा हमारे साथी ने, मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र के गला घोंटा जा रहा है, वो ज्यादा मुझे दिखाई पड़ता है। उससे आप कैसे लड़ेंगे, ये भी तय करना होगा कि आप सड़क पर आकर, और कितना सड़क पर, खैर राहुल गांधी कितना सड़क पर आएंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये यहाँ भी पक्ष की जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। अब ये तो नहीं चलेगा नहीं साहब कांग्रेस की ही केवल जिम्मेदारी है सड़क पर लड़ने की, बाकी केजरीवाल साहब बैठ जाएं उधर जाकर के गोदी में, ये काम नहीं चलेगा ना। अगर पूरे विपक्ष को ऐसा लगता है, तो फिर उसको इन संवैधानिक संस्थाओं का जो गला घोंटा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी लोकतंत्र को बचाने। केजरीवाल कौन सा लोकतंत्र चाहते हैं? केजरीवाल की भी वही फितरत है, वो भी वन मैन शो चला रहे पार्टी में। तो ये जो हालात हैं, और दूसरा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग अपने से चले जाए, अपने से कोई जाने वाले नहीं है, वहां पे कुछ करना पड़ेगा। तो ये लड़ाई जो है वो डेमोक्रेटिक मूल्यों के लिए तो है ही, संवैधानिक मूल्यों के लिए ही, तो उस पूरे चुनावी तंत्र के लिए भी है कि वो दुरुस्त हो, तभी मुझे लगता है कि चुनाव के जो नतीजे हैं वो साफ सुथरे आ सकते हैं। वरना ये प्रहसन चल रहा है और मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, लोगों को जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है वही दिख रहा है, बाकी तो सब ढोल के भीतर पोल है। जी, ढोल के भीतर पोल है, और ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में क्या चल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां बाजी मारते हुए, और उससे लगभग आधी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस शायद खाता खोल ले, ऐसी कांग्रेस को उम्मीद है। जरा जल्दी से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, इन आंकड़ों को देखकर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो लग ही रहा था चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच संघर्ष बहुत मजबूत है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या यह माहौल बनाने में कामयाब रही कि सत्ता में उसको आना चाहिए? 10 साल से अगर वो सत्ता में थी है, मतलब तो 10 साल में के उसके कार्यों का मूल्यांकन लोग नहीं करेंगे उसी दिल्ली में।
आखिर 6 बार से जिस दिल्ली की जनता जो बीजेपी को हरा रही थी, अचानक बीजेपी को जिताने के लिए क्यों तैयार हो जाएगी? क्या गवर्नेंस के मुद्दे पे वह आम आदमी पार्टी से बहुत बेहतर है? क्या उसका जो केंद्र सरकार का जो उसका गवर्नेंस है उसे दिल्ली की जनता एकदम आह्लादित है? क्या वह एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा कर ली दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ? जो सामाजिक समीकरण है वो उसके पक्ष में चले गए। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता तो प्रतिबद्ध मतदाता, वो उसको छोड़ के नहीं गया, ये सही है। लेकिन जो उसका कुछ जो एक वर्ग रहता है जो उसको लोकसभा के चुनाव में जिताता है, उसमें से तो गिरावट आती ही आती है विधानसभा के चुनाव में। उन मतदाताओं को रोके रखने के लिए बीजेपी ने क्या किया? न तो उसके पास कोई चेहरा है, न तो उसके पास कोई योजना है, न तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी का कोई बड़ा माहौल है। वही मोदी जी हैं, वही शाह साहब हैं, वही जेपी नड्डा साहब हैं। इनके अलावा तो कोई उसके पास कोई और कोई वैल्यू एडिशन तो हुआ नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जरूर एक माहौल बना, उसमें 2 वर्ग उससे नाराज हुए, एक अल्पसंख्यक समुदाय है और एक दलितों का समुदाय है। अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी आम आदमी पार्टी से बढ़ी है, और आम आदमी पार्टी से अगर ये समुदाय निकलेगा तो क्या वो बीजेपी को दे देगा? मुझको तो नहीं लगता। देश के किसी हिस्से में वोट नहीं दे रहा है, वो हमेशा बीजेपी के प्रति उसकी नाराजगी दिखाई पड़ी है, तो कहां जाएगा? मैं नहीं जानता कि कांग्रेस कितनी सीटें जीत लेगी, लेकिन लोगों के बीच में वह जन समर्थन पाती हुई दिख रही है। यह सही है कि अगर उसका संगठन हो, मजबूत संगठन हो, अपने मतदाताओं को अपने पोलिंग बूथ तक ले जाने की उसके पास क्षमता हो, तो इसका जो बढ़ता हुआ जन समर्थन है उसको चुनावी परिणाम भी दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तो कुछ कर पा नहीं रही है। जब करती हुई दिखती है तो उसका पार्टी का अध्यक्ष छोड़ के चला जाता है किसी दूसरी पार्टी में। तो ये सभी उसके नकारात्मक कारण है। लेकिन कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान लोगों के बीच में एक वैचारिक के आधार पर अपने पर जन समर्थन पाती हुई दिखाई पड़ी। जी, जो बात जो इस सर्वेक्षण में बात आ रही है, निश्चित रूप से मैं भी स्वीकार करता हूं कि आम आदमी पार्टी का सीटों की संख्या कम होगी। यह संदेश जाएगा आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि वो उसके प्रति लोगों के मन में नाराजगी है, लेकिन वह नाराजगी इतनी नहीं है कि वो बीजेपी को सत्ता में ला दे, और बीजेपी जो 6 बार से चुनाव आ रही है, इस बार आते आते उसको सत्ता मिल जाएगी। एमसीडी का चुनाव अभी जो राजीव कुमार जिंदाबाद। देखिए सर, राजीव कुमार जिंदाबाद, वो आपका कहना बिल्कुल सही है। इस आशंका को निर्मूल नहीं कर सकते लोग कहते हैं, लेकिन जब जो दल सांगठनिक स्तर पर मजबूत होते हैं, फिर वहां दाल गलती नहीं है। यही राजीव कुमार साहब थे झारखंड में, क्या कर लिए? कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन के मामले में, संसाधनों के मामले में, नेतृत्व के सवाल से कोई बीजेपी से बहुत मजबूत पार्टी थोड़ा है, कहीं नहीं ठहरती। लेकिन चूंकि एक मजबूत संगठन उनके पास है, समर्पित कार्यकर्ताओं का जमीन के स्तर पर उनकी उपस्थिति। आज क्या हो रहा है कि सीता सोरेन और चिंपई सोरेन कब छोड़ के चले जाए बीजेपी को, इसके बारे में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। क्यों, किस तरह के वक्तव्य वो दे रहे हैं? अपने लोगों को बांधे रखना सामान्य काम नहीं है। लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया? मोदी जी के चेहरे के अलावा उन्होंने 7 में से 6 उम्मीदवार बदल दिए उस अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए। 2020 के चुनाव में भी मोदी जी का इतना ही प्रचार था। आज अगर आप आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर होता हुआ देख रहे हैं, तो क्या चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ी? मैंने तो नहीं महसूस किया। और भारतीय जनता पार्टी अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ा हो कि नहीं हर हाल में इनको सत्ता में लाना है, वो भी नहीं मजबूत हुई। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व पर डेंट लगा। वह अपने आप को जो ईमानदार कहते थे, अपने आप को जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हुए नेता दिखाई पड़ते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए एक योद्धा की तरह दिखाई पड़ते थे, ये सभी जो परसेप्शन है उस पर चोट पहुंची है, और वो अपने इस छवि को बनाए रखने में विफल रहे। लेकिन वो एकदम छिन्न भिन्न हो गया, उनका मतदाता छोड़कर उनको चला गया, ये स्थिति मैं नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि उनके व्यक्तित्व पर, उनके पार्टी के संगठन पे जो असर पड़ा है, उससे उनके सीटों की संख्या घटेगी।
लेकिन बीजेपी सत्ता में आती हुई मुझे नहीं दिखाई पड़ती। और मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस का मत प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। कितने सीटें मिलेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह दिखाई पड़ेगा कि जनता के बीच में कांग्रेस अपनी लोकप्रियता हासिल करती हुई दिख रही है। डबल अपने आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस का मत प्रतिशत पिछली बार से डबल हो गया है, 4 की जगह 8% हो गया। मैं डबल डिजिट में भी देखता हूं। डबल डिजिट में भी देखते हैं सामाजिक समीकरणों के नाते। जी सामाजिक समीकरणों के नाते निश्चित रूप से कांग्रेस दोनों दलों के संगठन के तुलना में कहीं बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन उसका एक समर्थक वर्ग है। और एमसीडी का चुनाव अगर आप कोई संकेत मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी लोग उनके कार्यकर्ताओं ने छोड़ा, समर्थकों ने छोड़ा है, और आम आदमी पार्टी के भी समर्थकों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है और कांग्रेस की तरफ गए। जी। और एमसीडी का चुनाव कोई बहुत पहले नहीं हुआ, 15 साल का निजाम था बीजेपी का, जो उससे लोगों ने छीन लिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये इस विधानसभा के चुनाव को मैं इतना क्रांतिकारी नहीं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह का माहौल है कि उनको सत्ता से बाहर करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इतना इस तरह का पक्ष में भी नहीं है कि उनकी जो ताकत है उसको बनाए रखा जाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं दिल्ली के चुनाव को, और क्या मिल्कीपुर में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? जी राजीव जी, आज दिन में 12 बजे जब बज रहे थे तो मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, हमने उनसे दिल्ली के बारे में पूछा कि क्या स्थिति रहेगी, तो उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पे जो है जेपी नड्डा की तस्वीर लगाई। आपने भी जब मत प्रतिशत दिखाया तो जाकी तस्वीर लगाई है। पिछले चुनावों को आप देखिए तो जेपी नड्डा की तस्वीर वहीं लगती थी जहां पर वो हार जाती थी, चाहे हिमाचल प्रदेश का या जहां भी रहा है। बाकी जहां जीतती थी वहां मोदी जी की तस्वीर लगाई जाती थी। तो ये तो 12-1 बजे के मतदान के बाद से ही होने लगा था कि नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है दिल्ली में। हालांकि यह है कि रविकांत जी की बात से और सुनील जी की बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत और बढ़ेगा, वो 10 से 15 के बीच जा सकता है। और ये जो सीटें दिखाई पड़ रही हैं 40 से 46 आपकी और बीजेपी की 22 से 28, इसमें मेरा ये मानना है, जो मेरे अपने सूत्र हैं और जो चीजें छन के आई हैं, वो 50 के आसपास में, 50 तक जो है, 50 के ऊपर रहने की संभावना आप पार्टी की है। और 22 में 4-5 सीटें जो है ये भारतीय जनता पार्टी की कम हो सकती है। कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, जैसा कि आता है कि मुस्लिम या दलित या उसमें जो है वो सेंध लगा रही है। इसके अलावा चाहे उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर का चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो या सामान्य तरीके से भी जो चर्चाएं चल रही हैं, वो कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है उसमें भी सेंध लगती हुई दिखाई पड़ती है। लोगों का रुझान जो सवर्ण वोट था उसमें से काफी लोग जो है कांग्रेस की तरफ जो है वो मुखातिब हो रहे हैं। ये एक बड़ा संकेत है। इसी नाते भारतीय जनता पार्टी जो उसका प्रमुख हथियार था हिंदुत्व का, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। मोदी या मोदी की पूरी टीम जो संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, अब उसके पास यही हथियार बचे हैं। पूरा चुनाव जो राम मंदिर के नाम पर लड़ा गया, जो माहौल बनाया गया पिछले 1 दशक में, वो कमजोर पड़ता जा रहा है। इसीलिए जो है वो मोदी जो है वो इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में जो है, ठीक है कि झोपड़पट्टियां हैं, लेकिन वो भी उतने ही जागरूक हैं जितना वहां दिल्ली का पढ़ा लिखा उच्च तबका माना जाता है, पास कॉलोनियों में रहने वाले लोग माने जाते हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि जो पास कॉलोनियों के वोट हैं, जहां पर ज्यादा बीजेपी और राम हिंदुत्व रटा जाता है, मोदी रटा जाता है, वहां पे वोट बहुत कम पड़ा है। ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो शुभ संकेत नहीं है और आपके खाते में जाता है। कुल मिलाकर स्थित मिल्कीपुर की अगर मैं आपको बता दूं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन जीत हार रहा है, लेकिन आयोग और प्रशासनिक गुंडागर्दी का भरपूर जवाब दिया है मिल्कीपुर ने। और हो सकता है कि जो है अवधेश जो रोए हैं 2 बार 3 बार जो है, और जिस तरीके से उनके रोने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नाटक कर रहे हैं, और उसके जवाब में अखिलेश ने और पूरी टीम ने ये कहा कि योगी कुंभ पर रोए, मोदी हमेशा रोते हैं तो नाटक नहीं करते हैं। और जब कोई दलित नेता रोता है एक दलित युवती के बलात्कार और विभत्स हत्याकांड पर, तो उसको नाटक बताया जाता है। ये संदेश निचले तबके में गया और पीडीए पूरी मजबूती के